नमस्कार, आज का बाजार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों से। हमने देखा आज एक्सपायरी का दिन था और बाजार उठापटक के बाद नेगेटिव टेरिटरी में जाकर बंद हुआ है। करीब करीब हमने देखा कि 300-400 पॉइंट की गिरावट हमने सेंसेक्स में आते हुए देखी है। आज 58,000 के नीचे 57,235 के आसपास ये पहुंचा है। आज सबसे ज्यादा जो कमजोरी देखने को मिली जिन स्टॉक्स में आज सेंसेक्स पे BSE पर, उनकी बात करें सबसे पहले L&T हमने देखा काफी दबाव के साथ आज ट्रेड कर रहा था और उसके बाद करीब 2% नीचे जाकर ये बंद हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ बैंकिंग में ऑल टुगेदर कमजोरी दिखाई दे रही है और आज दिग्गज बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, करीब 2% नीचे वो भी। ICICI बैंक प्राइवेट साइड में यहाँ पर भी दबाव काफी ज्यादा, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ भी हमने देखी है। इसके अलावा ONGC, एशियन पेंट्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव बाजार में देखने को मिला। नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट था। HCL टेक का नाम लीजिए, सेंसेक्स में सबसे ज्यादा चलने वाला ये स्टॉक करीब 3.5% ऊपर, और साथ ही साथ हमने देखा सन फार्मा, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी कुछ खरीदारी हुई है। लेकिन कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स काफी एक्शन में थे आज, कहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी और बिकवाली पूरे मार्केट में हुई है, उसकी बात करते हैं। मेरी सहयोगी मानसी मेरे साथ जुड़ रही हैं पूरे अपडेट को लेकर आज दिन भर का। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, तो देखिए आज बाजार एक टाइट रेंज में कामकाज कर रहा था और बिकवाली जो है वो ज़्यादा हावी होती रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की भी अगर बात करें तो बाजार जब बंद हो रहा था एडवांसेस जो थे वो कमज़ोर नजर आ रहे थे, डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। वीकली एक्सपायरी के दिन हमने वॉलेटिलिटी तो देखी, लेकिन ऐसे में रिलायंस, HCL टेक्नोलॉजीज, दो स्टॉक्स थे जो कि दिन भर बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। रिलायंस में जो तेज़ी आज देखी वो अगर ना होती तो फिर निफ्टी में गिरावट जो है वो इससे भी ज़्यादा, यानी कि गिरावट गहराती और ज्यादा नजर आती। ऐसे में फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और मेटल पैक भी थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच हमने कामकाज देखा। और US की तरफ से जो रशियन एल्यूमिनियम बैंस की खबर आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स थे जो कि रेडार पर थे। फार्मा स्पेस में सन फार्मा के स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई, वहीं टाटा मोटर्स के स्टॉक में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। और ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, बजाज ऑटो के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजों से ठीक पहले हमने एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखा। और इस बीच TVS मोटर्स और साथ ही हीरो मोटर कॉर्प के बीच अगर देखें, TVS मोटर्स के मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली और हीरो मोटर कॉर्प को उन्होंने मार्केट कैप के लिहाज से पछाड़ दिया। इसके ठीक बाद ऑटोमोबाइल पैक पर लगातार फोकस था और इन स्टॉक्स पर लगातार तेजी के साथ मोमेंटम जो है वो कामकाज यहाँ पर देखने को मिला। बिकवाली का दबाव विप्रो, अडानी पोर्ट्स, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में देखने को मिला। हाँ, आज बैंकिंग स्पेस था जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और बैंक निफ्टी के तमाम काउंटर्स में बिकवाली का दबाव जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखा। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI लाल निशान के साथ आज गिरावट झेल रहे थे। और बाजार जब क्लोज हुए तो हमने देखा करीब 100 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी में 17,000 के ही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले गिरावट ज्यादा हावी होती दिखी, 500 अंकों की गिरावट के साथ 38,624 के लेवल्स पर कामकाज। दिन भर बाजार में बिकवाली का दबाव था और वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग जो है वो भी बिकवाली के साथ ही होती दिखी। बहुत शुक्रिया मानसी उस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर जैसा मानसी ने बताया कि आज एक्सपायरी का दिन था और हमने देखा कि दबाव ही बाजार पर दिखाई दिया। लेकिन इवेंट्स की बात करते हैं। हमने इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं आज शाम। इससे पहले विप्रो, HCL टेक और TCS के नतीजे आए और हमने देखा कि नतीजों के बाद विप्रो के नंबर्स खराब थे तो वो स्टॉक कमजोर था, लेकिन HCL टेक के नतीजे अच्छे, आज वो निफ्टी का टॉप गेनर भी था। इन्फोसिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी अब जुड़ रही हैं। बताइए पूजा, क्या उम्मीद है इन्फोसिस के नंबर से आज? जी, आज आएंगे इन्फोसिस के नतीजे और हमारा अनुमान है कि आज नतीजों से ज़्यादा जो बाईबैक को लेकर घोषणा हो रही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखना, और बाजार की नज़र वहाँ पर रहेगी। और हम अनुमान करके चल रहे हैं कि 10,000 से 15,000 करोड़ तक का बाईबैक की घोषणा यहाँ पर कंपनी कर सकती है। अब किस प्राइस पे करती है ये देखना होगा। लेकिन फाइनेंशियल्स की बात करें तो इन्फोसिस के केस में भी कमेंट्री क्या आती है, गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो वहाँ पर हमारा अनुमान है, जो आंकड़े हैं वो करीब 4,590 मिलियन के आसपास आ सकते हैं। रेवेन्यू टर्म्स में करीब 36,520 करोड़ के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। एबिट मार्जिन 20.5% के पास रहेगा और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में 4.8% ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ आंकड़े होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। मार्जिन पर नज़र रखिए, यहाँ पर कुछ दबाव दिख सकता है। कंपनी की तरफ से कुछ सैलरी हाइक भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो
उसका असर इस बार मार्जिन पर पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी छमाही की जो कमेंट्री है वो काफ़ी कॉशियस हो सकती है। डील को लेकर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड और एट्रिशन रेट कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी सारी कंपनियों को भी कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इन्फोसिस के केस में क्या होता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इन्फोसिस के नतीजों में। पहले तो बायबैक क्या होता है, कमेंट्री क्या आती है कंपनी की तरफ से और आगे के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। शुक्रिया पूजा उस अपडेट के लिए। तो ये था इन्फोसिस से एक्सपेक्टेशन। आज शाम को नतीजे आएंगे, हम आपको सबसे पहले नतीजे भी बताएंगे और एनालिसिस भी आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नतीजों का सिलसिला चल रहा है और श्री सीमेंट के नतीजे कल आने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बाजार की उम्मीदें किस तरह की हैं, ये जानने के लिए एक बार फिर मेरे साथ मानसी जुड़ रही हैं, जिनसे लेते हैं पूरा अपडेट। बताइए मानसी। श्री सीमेंट के तिमाही नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने डिमांड जो है वो बढ़ती हुई देखी है, लेकिन साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर और मार्जिन्स के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगती हुई दिख सकती है, क्योंकि लगातार कॉस्ट प्रेशर जो है वो सीमेंट कंपनियों पर हमने देखा जरूर है। अगर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस की बात करें, अनुमान यही है कि वॉल्यूम्स जो है सालाना आधार पर 11% बढ़ेंगे, लेकिन तिमाही आधार पर 6% टूटेंगे। वहीं रियलाइजेशंस जो है 7% सालाना आधार पर बढ़ सकते हैं और तिमाही आधार पर करीब 3% की गिरावट का अनुमान है। वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर दिखेगा 82% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसके चलते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट 28% की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं एक और चीज याद रखें, Q1 FY23 में कंपनी ने MTM लॉसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए थे ऑलमोस्ट 96 करोड़ के, जिसका एक रिफ्लेक्शन अदर इनकम फैक्टर में इस तिमाही के नतीजों में आता हुआ दिख सकता है। अनुमान यही है कि अदर इनकम 110 करोड़ पर देखने को मिल सकती है। सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, यहाँ पर करीब 858 रुपए प्रति टन के डिक्लाइंस देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट जो है वो इन डिक्लाइंस के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। तो इसी के चलते अगर देखें न्यूज़ के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 22 to 23% की बढ़त हम देखेंगे। मार्जिन्स जो हैं 28% से 16% पर गिरते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 50 से 53% तक की गिरावट का अनुमान है। शुक्रिया मानसी। बंधन बैंक कंसोर्शियम को IDFC म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स लेते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, जो IDFC म्यूचुअल फंड का एक्विजिशन है उस पर रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत जल्द आ सकता है। हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डील को किसी भी दिन अप्रूव कर सकता है और ये अगले 7 से 10 दिन में पॉसिबल है। इसके अलावा अगर सेबी के अप्रूवल की बात करें तो वो भी 1 महीने में इसको कंसिडर कर सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी IDFC म्यूचुअल फंड का एक्विजिशन जो किया है बंधन फाइनेंशियल के कंसोर्शियम ने, उसको अप्रूवल दे दिया है। अब सारी निगाहें जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी पर हैं कि कब वो डील अप्रूव होती है और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अगर हम IDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका टोटल AUM करीब 1.2 लाख करोड़ है सितंबर 2022 तक और ये टॉप 10 AMCs जो कंट्रीज़ के हैं उनमें आता है। आपको हम ये भी बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक कोई भी बैंकिंग के अलावा कोई और बिजनेस नहीं कर सकता है। इसीलिए होल्ड को स्ट्रक्चर यानी कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स जो कि होल्डिंग कंपनी है बंधन बैंक की, उसने ये ट्रांजैक्शन पूरा किया है 4500 करोड़ में। और अब देखना ये होगा कि कितने दिनों में रेगुलेटरी अप्रूवल इसको फाइनली मिलता है। हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि अगले 1 महीने में ये रेगुलेटरी अप्रूवल लगभग पूरा हो जाना चाहिए। देश में एजुटेक कंपनियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अनअकैडमी के बाद अब बायजूस बड़ी छटनी की तैयारी में है। कंपनी ने बयान जारी करके 2500 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रही है मेरी सहयोगी नयनतारा राय। पिछली बार जब बायजूस को पब्लिकली वैल्यू किया गया था, वो भारत का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था। $22 बिलियन उसकी वैल्यूएशन थी। परंतु अगर आप देखेंगे बायजूस का जो लॉस है वो बलून किया गया 20 टाइम्स टू 4500 करोड़ से ज़्यादा। बायजूस ने अब एक प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल होना, वो भी मार्च 2023 तक। कैसे होगा ये ऐसा?
वेल एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज होगी, बहुत ही बड़ी कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। दिवाली से पहले बायजूस ने अनाउंस किया है कि वो अपने 5% वर्कफोर्स को कम कर देंगे। वर्कफोर्स है 50,000 एम्प्लॉयज़ की, 5% मतलब 2,500 एम्प्लॉयज़। पहले ही भी बायजूस ने 600 से 700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। तो ये सबसे बड़ा ले ऑफ होगा स्टार्टअप दुनिया में, इंडिया में। हम सब जानते हैं कि एडटेक के हालात अब ठीक नहीं है। कोविड-19 के बाद बच्चे वापस स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए, एक फटीग भी आ चुकी है स्क्रीन के लिए। तो बायजूस को काफ़ी मेजर्स लेने पड़ेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा और भी चीज़ें कर रही हैं बायजूस। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो उनकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स थी, जो बाहर जाती थी, फील्ड में जाती थी, टैबलेट्स बेचती थी, अब वो सब नहीं होगा। वो करेंगे इनसाइड सेल्स होम्स, मतलब उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अब ऑफिसों में बैठेंगी और जूम कॉल्स करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, ईमेल्स करेंगी, टैबलेटों को बेचने के लिए, कोर्सेज को बेचने के लिए। इसमें भी कुछ सेविंग्स होंगी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बायजूस कहता है कि जो उनको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए था भारत में, अब उनको मिल गया है। जो भी थोड़ी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होगी अब वो इंडिया में नहीं होगी, वो ओवरसीज में होगी। तो देखते हैं इसके बाद बायजूस प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। स्टेटमेंट में तो बोल दिया है कि मार्च 2023 तक उनको प्रॉफिटेबल होना है और एक IPO भी करना है। तो देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार का। अगले 5 साल में भारत सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी, ये कहना है इलियोस इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी का, जिन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि उनके मुताबिक बैंकिंग, अफोर्डेबल लग्जरी सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं। साल के लो के आसपास घूम रहा है। नैस्डैक तो लो ही टच करे जा रहा है पिछले 2 साल के, मतलब कोविड के पहले के डेटा लेवल पे पहुंच गया है। सो तो वो सब आप देखें तो इंडिया हैज बीन वेरी रेजिलिएंट इन दैट बेसिस, और हो भी और भी अच्छा है, मतलब होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग लाइक इंडिया जो है वो अगले 3-4 साल के लिए विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो वो आई थिंक ऑनर इन्वेस्टर्स ऑनर भी कर रहे हैं, और दैट विल बी ड्रिवन बाय नॉट ओनली आउटसोर्सिंग, जो कि चाइना +1 प्ले है या तो यूरोप +1 प्ले है, अभी जो प्ले आउट हो रहा है अभी तो चालू ही है वहां बाय द वे, और दूसरा इंटरनल कंजम्पशन। दीज टू विल बी द वंस व्हिच विल ड्राइव द इकोनॉमी एज सच। बट उसके बावजूद हमारी जो इंटरनल जो हमारा इन्वेस्टर बेस है, जो निवेशक बेस है हमारा, वो भी बहुत बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है इनफैक्ट। और आपने देखा ही है कि ये साल ईयर टू डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर टू डेट, कोई 28 बिलियन डॉलर का बाइंग हुआ है DII से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, जो कि MF इज अ पार्ट ऑफ दैट। और FI का सेलिंग 22-22.5 बिलियन का जो है वो आराम से एब्जॉर्ब कर लिया, ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं आर वर्किंग आउट परफेक्टली इन फेवर ऑफ इंडिया। बहरहाल ये जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे सितंबर के, वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस रहेगा, क्योंकि एक तो कमोडिटीज काफी गिर गई हैं, तो उसके चलते एंड पास ऑन भी हुई है कंज्यूमर्स को, तो उसके चलते थोड़े रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे आपके। मेनली ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं होंगे। ऑटोज के अच्छे होंगे, IT विल बी स्टेडी। तो ये सब आप मिक्स देखेंगे तो संभल जाएगा। लेकिन दूसरा आप ये समझिए कि जो रीजन के हिसाब से इंडिया का प्रीमियम डबल हो गया लिटरली। तो अगर जो वैसा रहेगा तो ऑब्वियसली जो बाहर के निवेशक हैं वो थोड़ा कॉशन बरतेंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये अगला क्वार्टर, ये वाला और उसके बाद का क्वार्टर, 2 बड़े क्रूशियल क्वार्टर हैं, नॉट ओनली इंडिया के लिए बट ग्लोबली ऑल्सो। क्योंकि हमें बेस केस हमने अभी ये बना के चले हैं कि US में रिसेशन जो होगा वो बड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो ये क्वार्टर में ही पता चल जाएगा। जब वे फेड इंक्रीज करने वाला है जो रेट्स, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितना देख रहे हैं आगे। तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि ये 2 क्वार्टर जो हैं, हमें ऐसे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्टेडी प्ले रहेगा। देखिए इंडिया आउट परफॉर्म करे जा रहा है, लेकिन ग्लोबल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर जो एक हद तक ही आप टाइड के अगेंस्ट स्विम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो आप भी थक जाएंगे। तो हमें यही लग रहा है कि इंडिया थोड़ा अभी फ्लैटिश हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा भी आपको करेक्शन या अप साइड नहीं दिखेगी, एक बैंड में घूमता रहेगा। तो ये 2 क्वार्टर संभालने पड़ेंगे बस।
Dinshaw, so good to have you with us. आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति इस वक्त बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, यूएस को अगर छींक आती है तो दुनिया भर में ठंड महसूस भी होती है। सिचुएशन इस वक्त अगर देखें, वी आर नॉट प्राइसिंग इन रिसेशन, हम तो एक स्लो डाउन को प्राइस इन कर रहे हैं, लेकिन यूएस इकोनॉमी को अगर देखें काफी रेजिलियंट रही है रेट हाइक साइकिल को लेकर सिंस मार्च। तो आपको क्या लगता है, ग्लोबल ट्रेंड जिस तरह से, ग्लोबल मार्केट में अगर कमजोरी लगातार इंटैक्ट रहती है तो उसका एक असर भारतीय बाजार पर पड़ता नहीं दिखेगा? जी मानसी, बराबर बोला आपने कि हमें तो यही लग रहा है कि अगर जो ग्लोबली देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि हम तो एक टापू है अभी एक लाल कलर के दरिया में, तो एक हरा टापू हमारी है बस इंडिया का आज की तारीख में, पर अभी वो भी आप हद तक संभाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल हमारे जो डायनेमिक्स थे वो बहुत बढ़िया थे, बढ़िया हैं एक्चुअली। पर जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स, अगर जो आप MSCI इमर्जिंग मार्केट्स का ओवरऑल इंडेक्स देखें तो उससे हमारा प्रीमियम होता ही था 60-70%, वो अभी 140% प्रीमियम हो गया। तो वो संभालने के लिए तो आपको मतलब चमत्कार ही चाहिए होगा बेसिकली टू गेट दैट प्रीमियम गोइंग, और वो प्रीमियम इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया गिरा नहीं है, बाकी सारे मार्केट्स गिर गए।